तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप डेफिनेशन बता सकते हो कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और जस्ट इसका एक और उल्टा सेल मैंने बताया था, वो क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो क्या करता है? वो जस्ट इसका उल्टा काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और कल हमने ये भी कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं इनको हम डेनियल सेल के एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, साथ में इनको हम गैल्वेनिक और वोल्टाइक वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल, तो ये डेनियल सेल मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, इससे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो देखो, हम ये दो बीकर लेते हैं या कोई कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भरते हैं और उसी सॉल्यूशन में हम ये एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक बीकर या एक वो लिया हुआ है और यहाँ पर भी हमने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रोड। और इन दोनों कंपार्टमेंट्स को या कंटेनर्स को ज्वाइन करने के लिए हमने एक ये यू ट्यूब का इस्तेमाल किया हुआ है, जो ये ग्रीन कलर में आप लोगों को दिख रही है। अब ये होती क्या है? इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना? तो ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली होता क्या है कि जिलेटिन में KCl का सॉल्यूशन मिक्स करके और हम इसके अंदर भर देते हैं। और इसके जो दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला जो सिरा है, दोनों सिरे, इस पर हम कॉटन से इसको बंद कर देते हैं। या ऐसा वैसे तो कॉटन से नहीं करते क्योंकि अंदर ये हो जाएगा। हम एक जो आपका ग्लास फाइबर आता है उसका पोरस प्लग लगा देते हैं। ठीक है ना? पोरस प्लग का मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे से छेद हैं और उसमें से आयंस मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पोरस प्लग ये कहलाते हैं आपके। पोरस का मतलब होता है छेद वाला। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर एक प्लग लगा देते हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को हम बनाते हैं जिंक से। ये मान लीजिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये हम बोलते हैं कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब जो इलेक्ट्रोड आप काम में लेते हो, जैसे आपने जिंक का इलेक्ट्रोड काम में लिया, तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेंगे वो जिंक का ही लेंगे, उसी के आयन का सॉल्यूशन। जिस मेटल का, जिस एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसी के आयन का एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉपर लिया है तो हम यहाँ पर इसी के आयन का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जो हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, बाहर का, जो सेल के बाहर है, जो तारों से लगा हुआ है। हमने इस इलेक्ट्रोड से ये तार निकाला है और ये एमीटर में गया है ताकि हम ये देख सके कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। और फिर ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस में गया है। ठीक है, और इससे फिर हम इस दूसरे इलेक्ट्रोड में इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये हमारा सेल से बाहर का पार्ट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। और ये हमारे सेल के अंदर का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसे हम बोलेंगे इंटरनल सर्किट, क्योंकि ये हमारे जो सेल के अंदर के पार्ट को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों के समझ में आ गई।
ये सॉल्ट ब्रिज है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है, अब यहाँ पर रिएक्शन होना शुरू होती है, कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन होगी? रेडॉक्स। अब वो रेडॉक्स रिएक्शन में एक तो रिडक्शन होगा और एक ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा? तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इस जिंक इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है कि ऑक्सीडेशन करता है। ये जिंक सॉलिड ऑक्सीडेशन करेगा और क्या करेगा? ये जिंक आयन में बदल जाएगा। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर के और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ या ना? तो यहाँ ये जो रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये क्या करते हैं बेटा? ये यहां से चलते हैं, इस इलेक्ट्रोड से, इस वायर से होते हुए इस तरह से चलेंगे, ठीक है, और यहां होते हुए और इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। मतलब कि जिंक से चले हुए इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे इसके चारों, इसके ऊपर। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जमा होंगे। यहां क्या हो रहा होगा? यहां पर जो कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट, ये 2 चीजों में डिवाइड हो रहा है इस फॉर्म में। तो यहां जो कॉपर 2+ आयन है, वो इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या रिएक्शन देगा? ये जो कॉपर 2+ आयन्स हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर मेटल या कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब आधी रिएक्शन यहां हो रही है और आधी रिएक्शन यहां हो रही है, तो एक जो पूरा सेल बनेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसीलिए हम इसे बोलेंगे हाफ सेल। हाफ सेल। और ये वाला भी हाफ सेल। तो ये हाफ सेल है रिडक्शन हाफ सेल, और ये वाला हाफ सेल है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे और इसको आप रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो कॉपर, मैंने आप लोगों को अभी जैसे बताया कि ये जो कॉपर है, इस कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब यहाँ क्या बचा? सल्फेट। अब ये सल्फेट क्या करेगा? इस पोरस प्लग में से इधर जाना शुरू करेगा। ठीक है, इधर से ये होता हुआ होता हुआ होता हुआ होता हुआ होता हुआ इधर यहां पर आ जाएगा और इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब धीरे धीरे आप यहां देखोगे कि जो कॉपर है वो तो यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, और जो सल्फेट है वो क्या होता जाएगा? वो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ इस कंटेनर में आता जाएगा। तो हम बार बार क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में कॉपर सल्फेट यहाँ पर मिलाते रहेंगे ताकि ये रिएक्शन जारी रहे, और जब तक ये केमिकल रिएक्शन जारी रहेगी तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो कॉपर है वो कैथोड की तरह काम करता है। ठीक, अब एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं? आपने दिमाग में ये सवाल एक उठ सकता है आपके कि जिंक को ही कैथोड क्यों बोला, तो सॉरी, जिंक को ही एनोड क्यों बोला और कॉपर को ही कैथोड क्यों बोला? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आप याद रखना हमेशा, चाहे कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो हमेशा क्या होता है? एनोड। और जहां पे रिडक्शन हो रहा हो वो क्या होता है? कैथोड। ठीक है,
ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के जो सेल हैं, एक आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आप यहाँ पर ये, तो हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो कैथोड है, ये कैथोड नहीं, उस समय ये एनोड की तरह काम करता, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो एनोड आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कैथोड की तरह काम करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पर उस चीज को नहीं देख रहे, इसलिए मैं उसकी डिटेल्स में आप लोगों को नहीं जाऊंगा कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कैसे डिफरेंस करें, वो हम पढ़ेंगे जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर ध्यान दो, और वहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो जिंक है आपका, ये एनोड की तरह, और कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये जो टोटल रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन, वो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो टोटल रिएक्शन हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। कैसे? ये जो जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, उसने कॉपर 2+ के साथ में रिएक्शन की, मतलब ये इस फॉर्म में था, और ये किस में बदल गए, ये कॉपर तो जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने कॉपर ने एक ले लिए, और ये कॉपर सॉलिड बन गया, और जिंक जो है वो जिंक 2+ आयन में बदल दिया, एक्वस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये एक्वस एक्चुअली सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, इसलिए यहाँ पे भी ये जो आयन है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, इसलिए ये एक्वेटेड है या हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह की होगी, सेल रिएक्शन, ठीक है। ये अब आपको मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूं, आपने ये सारा का सारा सिस्टम समझ लिया, अब होगा क्या, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस एनोड से कैथोड की तरफ, और सल्फेट आयन मूव कर रहा है इस कैथोड से एनोड की तरफ, तो इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और इस इलेक्ट्रोड पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रोड की ये टेंडेंसी होती है या तो वो इलेक्ट्रॉनों को लेकर या देकर, ठीक है ना। अपने जो आयंस हैं उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में अगर वो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है, और एक पोटेंशियल वहां पर क्रिएट होता है जिसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब कौन सा पोटेंशियल कौन सा है, तो देखो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस कहां पर हो रहा है, यहाँ पे, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले हैं इसने, जिंक ने, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हुआ। और जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, जहां रिडक्शन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल हो रहा है डेवलप, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आ गए। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं जिंक पर, और इस रिडक्शन पोटेंशियल जो कॉपर है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। और कभी भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं बता सकते या नहीं नाप सकते, आपको एक पूरा कंप्लीट सेल बनाना पड़ता है। आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देने वाला और रिडक्शन पोटेंशियल देने वाला जो इलेक्ट्रोड है वो लगाना ही पड़ेगा। आप यहाँ आधा नहीं कर सकते इसको कि आप अकेला इस जिंक को जिंक सल्फेट में डाल करके और देख लें कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो आप नहीं देख सकते।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दो हमको इलेक्ट्रोड्स मिलाने पड़ते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताने के लिए, चाहे हम रिडक्शन पोटेंशियल का निकालें, चाहे ऐसा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकालें, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इन दोनों में से, ये जो दो आपके वो हैं इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों में से किसी को क्या करना पड़ता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करना पड़ता है। जैसे जब आप दो चीजों को तौलते हो किसी तराजू में, तो आप किसी भी चीज को तब तौल सकते हो जब आपने एक पलड़े में क्या रखा हुआ है, बाट रखा हुआ है, और दूसरे पलड़े में क्या रखा हुआ है, जो चीज आपको तौलनी है, वे करनी है, वो रखी हुई। तो ऐसे ही, और वो आपको पता होता है कि बाट कितने किलो का है, कितने ग्राम्स का है, तो आप उसको इजीली तौल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक को लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपने, वो होता है जिसका पोटेंशियल आपको पता होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वो लगा रहा है या उसका जो पोटेंशियल है वो आपको पता होगा, और इसके साथ आप जो भी इलेक्ट्रोड जोड़ोगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पता कर सकते हो। तो जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ज्यादातर हम जो लेते हैं, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम 0 रखते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, जो भी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड जोड़ा हुआ है, जो भी पोटेंशियल होगा वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि इसका तो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। अब ऐसा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्या कि हमने कौन सा मेटल लिया है। अब देखो, हमने एक जिंक लिया था और एक कॉपर, दो में यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट लिए थे। तो ये जो मेटल हमने अलग अलग लिए हैं, इनकी जो नेचर है वो ये बता रही है कि उस पर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो इसलिए पहली तो ये है कि नेचर ऑफ मेटल विच इज यूज्ड इन एज अ इलेक्ट्रोड, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे या कम करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कितने लूज होंगे, नहीं होंगे, कैसे होंगे, वो एक कॉन्सेंट्रेशन, जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो जिंक सल्फेट का या कॉपर सल्फेट का जो आपने लिया है, उसको चारों तरफ से घेरने वाले जो आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो और अगर ये सारी की सारी चीजें, ये जो आप एक इलेक्ट्रोड बना रहे हो, ये सारी की सारी चीजें, अगर आप जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो वो अगर आप 1 मोलैरिटी का लें, सॉल्यूशन कैसा हो, 1 मोलैरिटी का हो, टेम्परेचर कैसा हो, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, और फिर आपने उसको उसमें डुबो दिया, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है, 1 मोलैरिटी का। टेम्परेचर जो हमने इसमें रखा हुआ है, ये अगर थर्मामीटर आपने यहाँ लगाया तो इसका टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इन कंडीशंस में निकालना। और हाँ, और प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन लेकर के अगर आप किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब वहां ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लिया है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का भी हो सकता है और रिडक्शन का भी हो सकता है। मतलब कि आपके पास में दो तरह के स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गए। एक पोटेंशियल हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और एक हो गया आपके पास में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दो पोटेंशियल्स आपके पास में हो गए, और इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है या रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दिखाते हैं ई से।
और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, मतलब कि 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, जीरो, है ना। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, और क्योंकि ये रिडक्शन का है तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं रिडक्शन। और अगर ये ऑक्सीडेशन का है तो हम ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक, कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो E0 रेड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो E0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। कन्वेंशनली, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये बोला था ना मैंने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल आपको मालूम हो, ठीक है ना, उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, और वो जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या ज्यादातर लेते हैं। आप ये भी ले सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली हम इसे ही लेते हैं। इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो आता है, जो हमारी यहाँ, तो अगर ये जीरो आ जाएगा तो जो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे और फिर हम उसका, अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो जीरो में से उस चीज को घटाएंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू खुद की होगी, हमको कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो हमें देखना पड़ेगा 5 में से 10 घटाएं या 10 में से 5 घटाएं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको जीरो रखा हुआ है और इसकी वैल्यू चाहे 5 आती है तो इसका खुद का होगा, अगर 7 आती है तो इसका मतलब यह है कि वो इसी का है, हमको यहाँ माइनस नहीं करना कुछ भी। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला लेते हैं, या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से काम करता है। सो हमारा जो अब रहेगा वो होगा कि हम डिटरमाइन करें डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पता करते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, तो हम इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे बना होता है, जरा इसकी बनावट देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये एक बीकर, और इस बीकर के अंदर थोड़ा बड़ा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़े साइज का बनाता हूं ताकि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो इजीली हम बता सकें। ये कांच का बना हुआ एक ट्यूब होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होती है कैपिलरी ट्यूब, और इस कैपिलरी ट्यूब में मैं ये रेड कलर से आपका शो कर रहा हूं, एक वायर गया होता है, ठीक है ना। ये बाहर तो इस तरह से निकला होगा और अंदर ये इस तरह से होगा, और फिर ये यहाँ पे एक फॉइल लगी होती है, फॉइल, ठीक है। ये फॉइल लगी हुई है, ब्लैक इसलिए दिखाई है, वो अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। और यहाँ इसके टिप पर मरकरी होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास
मर्क्यूरी। ये जो फॉइल आपने ली है, ये जो वायर आपने जो रेड कलर का लिया है, ये है आपका प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम वायर जब यहाँ नीचे इसमें से निकलता है तो ये जो फॉइल आपने ली हुई है, ये है आपकी, ये जो ली हुई है ये आपकी प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम फॉइल। लेकिन इसके ऊपर क्या है, विथ प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक कोटिंग, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग हो रखी है। इसलिए ये वायर जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने आपको ब्लैक कलर का दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि हमने प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग इसके ऊपर की हुई है, इसकी फॉइल के ऊपर। ठीक है, इस तरह का ये सेटअप है और इसमें भरा होता है कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन। अब वो क्या है वो पे अभी बात करते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर लेंगे, और अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, मैंने बोला था ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि कहीं ना कहीं H2 काम में आएगा, और इसी का आयन अगर हम लेंगे तो H प्लस आयन, और इसका सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन देता हो। तो हम यहाँ पर वो सब्सटेंस ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1 मोलैरिटी का HCl। 1 मोलैरिटी क्यों लिया है? क्योंकि हम स्टैंडर्ड, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये इसको 1 मोलैरिटी का दिया हुआ है। और यहां से हम क्या करते हैं, ये जो है हाइड्रोजन गैस इसमें पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस कितनी? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी गैस। ठीक है, तो हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई। 1 मोलैरिटी का हमने HCl सॉल्यूशन ले लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका हाइड्रोजन गैस ले ली, और टेम्परेचर हमने यहाँ पर इसका रख लिया 25 डिग्री सेल्सियस इस पूरे के पूरे सेटअप पर। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो तैयार हो गया। ये जो सेटअप आपका तैयार हुआ है, ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप तक तो आप तो सोचते हो कि एक बस रॉड डाल दिया वही इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो ये सारा सेटअप करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है उसको हम 0 पर सेट कर देते हैं, या कन्वेंशनली इसका जो EMF है, पोटेंशियल है, वो 0 होता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना, जब हम कभी कोई सेल बनाएंगे तो सेल को एक किसी ना किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर मुझे एक सेल दिखाना है तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको डेनियल सेल दिखाया, ये जो डेनियल सेल था वो हमने यहाँ पर ये दिखाया। अब इतना बड़ा डेनियल सेल आप पूरा लिखो, इससे अच्छा क्या है कि हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एक सेल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और ऐसे ही जो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है यहाँ पे, ये इसको भी मैं एक सेल रिएक्शन से या इसके सेल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हल्की सी जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ये प्लैटिनम, मतलब हमने इसमें प्लैटिनम वायर यूज किया है। ठीक है, ये किसके कांटेक्ट में होता है, ये आपने यहां से डाली ना, तो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में ये आ गया, हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन गैस कब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, नाउ H प्लस आयन, H प्लस आयन कौन दे रहा है, ये जो HCl हमने लिया हुआ है, जो इसमें ये HCl जो है वो H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन किस कंसेंट्रेशन का है, इसकी कंसेंट्रेशन भी आप यहाँ पे लिख देते हो, C इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट।
ठीक है, ये जो चीज है इसको अगर आप लिख देते हो तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको यहाँ पर ये सेटअप बताया, तो इतना बड़ा सेटअप ना बना करके हम इसको लिख देंगे तो भी वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा उस पर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, मतलब कि उस पर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ये कैसे पता चले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिंबल यूज करते हैं। क्या कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां पर रिडक्शन हुआ हो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू से दिखाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से दिखाते हैं। कहां पे, जहां पे क्या हुआ हो, रिडक्शन हुआ। और नेगेटिव वैल्यू से दिखाएंगे अगर वहां पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड। और अगर रिडक्शन कहीं पर होता है तो वो क्या कहलाता है, कैथोड। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लिया है ये कैसा है, रिडक्शन वाला है। तो यहाँ पर इसकी जो EMF की वैल्यू आएगी या E की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और ये क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कैसा काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब देखो हमने जो ऊपर डेनियल सेल लिया था उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, उसको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हुआ है। अगर आपके पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2+ से कॉपर में बदल रहा है ये, अब देखो कॉपर 2+ हमने पहले लिखा है और कॉपर मेटल बाद में लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हुआ है तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इसका जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव में आएगी इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर मैं जिंक वाले को लिखूं तो जिंक वाले को क्या लिख सकता हूं, जिंक, जिंक आयन। तो देखो इसके इसी डिनोशन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिंक से जिंक आयन में बदल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे जो कॉपर 2+ है वो कॉपर में बदल रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सभी को। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पता कर सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब इतना चीजें समझ में आ गई तो अब एक मैं लिखता हूं यहाँ पे कि एक आपके पास सेल है और वो सेल कुछ इस तरह का है। प्लैटिनम, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक, H+ एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसकी 1 m। ठीक है, और फिर हमने इसको बनाया हुआ कॉपर के साथ में मिला दिया, तो कॉपर 2+ किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। और ये कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट क्या, कॉपर सॉलिड इसने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले एक आपका सेल ये है, हाफ सेल, और एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल ये। ठीक है, मतलब कि जो आपने अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके साथ में आपने ये वो जो कॉपर इलेक्ट्रोड बनाया था, ठीक है ना, वो आपने इसके साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर दो EMF आएंगे, एक तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा
हाइड्रोजन का, और एक इस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि ई नॉट इसके लिए H प्लस जो एक्वस है H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू कितनी है इसकी 0 वोल्ट। दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी कॉपर की, ये क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको, और ये जो कॉपर 2 प्लस है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 0.34 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, बताओ जरा। देखो ये हमने क्या कहा था कि रिडक्शन वाले की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। अभी क्या बताया था, ये देखो रिडक्शन अगर हो रहा है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बनाया है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव में लिख दूंगा। बजाय इसको हम इस तरह से करने के हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 3.4 वोल्ट आ गया। ठीक, आ गया समझ में। अभी देखो मैं एक और दूसरा सेल लिखता, दूसरा सेल क्या है, दूसरा सेल में लिखता हूं जिंक सॉलिड क्या बना रहा है, जिंक 2 प्लस आयन एक्वस की। और किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये H प्लस AQ, वही इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m, साथ में H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लेटिन। ठीक है, इसके साथ तो एक बार तो हमने इस हाफ सेल को, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसको जोड़ दिया कॉपर के साथ, और एक बार हमने इस सेटअप को जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका उसको जोड़ दिया इस जिंक के साथ। तो इसका तो 0 आता है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लिखो तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी E नॉट H प्लस AQ किसमें बदल रहा है, H2 गैस, वैल्यू कितनी है 0। यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले पोजीशन में ये जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ठीक है, आ गया मेरी बात समझ में। तो ये आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और यहां पर आपके पास में नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक, कौन कैथोड काम कर रहा है, कौन एनोड काम कर रहा है, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनोड। यहाँ कैथोड, इधर देखो यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये एनोड। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और अगर पूरे सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, ईएमएफ ऑफ दी सेल, तो क्या करोगे आप, जो कैथोड है और एनोड है उसकी वैल्यूज इस तरह से आप इस उसमें रख दोगे, ये सेल का ईएमएफ
या पोटेंशियल, ये हो जाएगा कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। तो कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा पूरे जो सेल है उसका ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में सभी के, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे कुछ बोलो तो सही। आ गया, चलो अब आ गया आपके पास समझ में। तो अब हम बात करते हैं इसका टोटल ईएमएफ जो हम यहाँ पर जो निकालेंगे उसका। तो यहाँ वैल्यू को रखो, देखो कैथोड कौन सा है, ये कैथोड है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस 0.34 माइनस ये एनोड है 0.76, ठीक है ना, वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा 0.34 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस में था ही पहले से, तो 0.76 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर प्लस करके देख लो कि 6 और 4 0, कैरी 1 और 7 और 3 10, 10 और 1 11, ठीक है।